चार भुजाओं वाली बंद आकृति कहलाती है चतुर्भुज, या फिर ऐसा बहुभुज जिसकी चार भुजाएं हों चतुर्भुज कहलाता है। यह भी एक चतुर्भुज है। एक विकर्ण खींचते हैं। अब इसे हम विकर्ण से काटते हैं। इस प्रकार से काटने पर यह दो त्रिभुजों में बंट गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश या दो समकोण। इस पहले त्रिभुज के कोणों का योग भी 180 अंश है और इस दूसरे त्रिभुज के कोणों का योग भी 180 अंश है। दोनों त्रिभुजों के सभी कोणों का योग हुआ 180 जमा 180 बराबर 360 अंश या चार समकोण। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश या चार समकोण होता है। चतुर्भुज का नाम रखने में आपको एक बात का ध्यान देना होता है कि नाम एक ही चक्रीय क्रम में रखा जाए, या घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस चतुर्भुज का नाम इस तरह रखा जा सकता है, घड़ी की दिशा में ABCD, या फिर इसका नाम इस प्रकार से रखा जा सकता है, घड़ी की उल्टी दिशा में ABC और D। लेकिन इस प्रकार से कभी भी नहीं ABCD। इसे ठीक कर दें, ABC और D, या फिर इसका नाम हम इस प्रकार से भी रख सकते हैं, ABC और D। यह एक विशेष चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की ये दो भुजाएं समांतर हैं। इनके बीच की दूरी हर जगह समान है, लेकिन ये दो भुजाएं समांतर नहीं हैं। ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ये शीशा समलंब चतुर्भुज है। अगर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े आपस में समांतर हों तो यह बहुत सारी विशेषताओं वाला विशेष चतुर्भुज हो जाता है। ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ये सब समांतर चतुर्भुज हैं, एक दूसरे से बहुत अलग, पर सब में एक गुण मौजूद है। वह यह कि इनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण खींचते हैं। पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। किसी भी विकर्ण से इसे काट लें। इस प्रकार से काटने पर यह चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बंट जाता है। एक त्रिभुज को अब दूसरे त्रिभुज पर रखते हैं। दोनों ने एक दूसरे को पूरा ढक लिया। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। एक दूसरा समांतर चतुर्भुज लें। इसकी आमने सामने की भुजाओं को नापते हैं। ये आपस में बराबर हैं। ये भी आपस में बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं आपस में समान होती हैं। अब इसके कोण नापते हैं। यह कोण और यह कोण ये आपस में बराबर हैं।
समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं व आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। इन्हीं विशेषताओं को त्रिभुजों की सर्वांग समता के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण BD खींचा गया है। BD दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CDB। BD दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कोण ABD कोण CDB के बराबर है, एकांतर कोण। इसी प्रकार कोण ADB बराबर है कोण CBD का। अतः त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CDB का। AB बराबर CD, AD बराबर CB, कोण A बराबर कोण C। एक और विशेषता देखें। यहाँ समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में AB बराबर CD, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं। ऐसे ही कोण ABO बराबर कोण CDO एकांतर कोण, कोण AOB बराबर कोण COD शीर्षाभिमुख कोण। त्रिभुजों की कोण भुजा कोण सर्वांग समता से त्रिभुज AOB त्रिभुज COD के सर्वांग सम है। AO बराबर CO संगत भुजाएं, OB बराबर OD संगत भुजाएं। इस तरह समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज की प्रमुख विशेषताएं हैं। विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। आमने सामने की भुजाएं व कोण बराबर होते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजन करते हैं। समांतर चतुर्भुज का अपना एक परिवार है, एक आदर्श परिवार जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। इन सब में समांतर चतुर्भुज की तीनों प्रमुख विशेषताएं हैं। इनके विकर्ण इन्हें दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटते हैं। इनकी आमने सामने की भुजाएं व कोण बराबर होते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कोण A और कोण B समांतर रेखाओं के बीच त्रियक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण हैं। AB त्रियक रेखा है। AD BC समांतर भुजाएं हैं। इनका योग 180 अंश होता है। कोण A जमा कोण B बराबर 180 अंश। यदि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश का हो तो इसके सभी कोण 90 अंश के होते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो आयत कहलाता है। दैनिक जीवन में आयताकार वस्तुएं आपको बड़ी संख्या में मिलेंगी। आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। AC बराबर BD। यह विशेषता
साधारण समांतर चतुर्भुज में नहीं पाई जाती। यह भी एक आयत है। सभी कोण 90 अंश के हैं, परंतु इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इस विशेष आयत को कहते हैं वर्ग। वर्ग के विकर्ण बराबर होने के साथ साथ एक दूसरे पर लंब होते हैं। भुजाएं तो चारों इसके भी बराबर हैं, पर कोण समकोण नहीं है। यह है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का एक विकर्ण छोटा और दूसरा बड़ा होता है, परंतु दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। यह एक साधारण चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर स्थित हैं। ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, यानी कोण A जमा कोण C बराबर 180 अंश और कोण B जमा कोण D बराबर 180 अंश। इस पाठ में हमने देखा कि चार भुजाओं वाले बहुभुज को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश या 4 समकोण होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के दोनों जोड़े समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के परिवार में आयत, समचतुर्भुज और वर्ग भी हैं। हमने इन सब की विशेषताओं का अध्ययन किया। अब आपके लिए एक समस्या। उस चतुर्भुज को आप क्या कहेंगे जो समांतर चतुर्भुज भी है, आयत भी और समचतुर्भुज भी? सोचिए। जी हाँ, वर्ग। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त
विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। A closed figure formed by 4 intersecting line segments is called a quadrilateral, or a polygon having 4 sides is called a quadrilateral. This is also a quadrilateral. Let us draw its diagonal. Now, let us cut along its diagonal. This quadrilateral gets divided into 2 triangles. What is the sum of 3 angles of a triangle? Yes, 180 degrees or 2 right angles. The sum of this triangle is 180 degrees and the sum of the other triangle is also 180 degrees. So, the sum of all the angles of the 2 triangles is 180 degrees plus 180 degrees, that is 360 degrees or 4 right angles. So, the sum of 4 angles of a quadrilateral is 360 degrees. While naming a quadrilateral, you must take care that the name is in the same cyclic order, either clockwise or anti-clockwise. This is very important. This quadrilateral can be named like this, in clockwise direction as A, B, C, D, or in anti-clockwise direction as A, B, C, D. But never like this, A, B, C, D. So let us correct it. Like this, A, B, C, D. Or like this, A, B, C, D. This is a special quadrilateral. These 2 sides are parallel. The distance between them is also the same throughout, but the other 2 sides are not parallel. Such a quadrilateral is known as a trapezium. The glass of this car is a trapezium. If both the pairs of opposite sides of a quadrilateral are parallel, it becomes a special quadrilateral with many significant properties. This very special quadrilateral is called a parallelogram. All these are parallelograms. They are very different from each other, but all of them have one speciality, that is, in all of them the opposite sides are parallel. This is also a parallelogram. Let us draw its diagonals.
Now, cut along any one of its diagonals. We see that it gets divided into two triangles. Now place one triangle on the other. Both of them have covered each other completely. Both the triangles are congruent to each other. Thus, the diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. Take another parallelogram and let us measure its opposite sides. It measures 18 centimeter. This also measures 18 centimeter. Thus they are equal. These two sides are also equal. Opposite sides of a parallelogram are equal. Now let us measure the opposite angles of a parallelogram. These two angles are equal. Now let us check the other pair of angles. These two are also equal. We saw that the opposite sides and opposite angles of a parallelogram are equal. These properties of the parallelogram are proved on the basis of the congruency of triangles. A diagonal BD is drawn in parallelogram ABCD. It divides the parallelogram into triangle ABD and triangle CDB. BD is common to both the triangles. Angle ABD is equal to angle CDB, being alternate angles between the parallel lines. Similarly, angle ADB is equal to angle CBD. Therefore, triangles ABD and CDB are congruent by ASA congruence. Since triangle ABD is congruent to triangle CDB, therefore, this congruence implies that AB is equal to CD being corresponding sides, AD is equal to CB being corresponding sides again, angle A is equal to angle C being corresponding angle. Now let us see one more property. In this parallelogram, both the diagonals intersect each other at point O. In triangles AOB and COD, AB is equal to CD, as these are the opposite sides of a parallelogram. Angle ABO is equal to angle CDO, being the alternate angles, and angle AOB is equal to angle COD, being the vertically opposite angles. By angle-side angle congruence, triangle AOB is congruent to triangle COD. Triangle AOB is congruent to triangle COD. This implies that AO is equal to CO, being corresponding sides, and OB is equal to OD, also being the corresponding sides of congruent triangles. So the diagonals of a parallelogram bisect each other. The main properties of the parallelogram are: any of its diagonals divides it into two congruent triangles, opposite sides and opposite angles of a parallelogram are equal, diagonals of a parallelogram bisect each other. A parallelogram has its own family, an ideal family with 4 members. They are a parallelogram, rectangle, rhombus and a square. All of them have the 3 main properties of the parallelogram. Their diagonals divide them into 2 congruent triangles. Their opposite sides and opposite angles are equal. Their diagonals bisect each other. There is yet another property of a parallelogram. Angle A and angle B are between these parallel lines and on same side of AB.
Here AD and BC are parallel lines and AB is a transversal. Angle A plus angle B is equal to 180 degrees. A parallelogram with each angle a right angle is called a rectangle. If one angle of a parallelogram is a right angle, then obviously each of the other angles also becomes a right angle. Thus, a parallelogram is a rectangle if one of its angles is a right angle. You can see a number of objects around you which are rectangular. The diagonals of a rectangle are equal to each other, that is, AC is equal to BD. This property is not found in ordinary parallelograms. This is also a rectangle. Each angle is 90 degrees, but all four sides of this rectangle are equal. This special rectangle is known as a square. The diagonals of a square are at right angle to each other besides being equal. All four sides of this parallelogram are also equal, but its angles are not 90 degrees. It is a rhombus. The diagonals of a rhombus are not equal, but they are at right angles to each other. It is an ordinary quadrilateral, but all its four vertices lie on the same circle. Such a quadrilateral is called a cyclic quadrilateral. The opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. That is, angle A plus angle C is equal to 180 degrees, and angle B plus angle D is also equal to 180 degrees. So we saw that a polygon of four sides is called a quadrilateral. The sum of the four angles of a quadrilateral is 360 degrees or 4 right angles. A quadrilateral with two pairs of parallel sides is a parallelogram. Its family consists of rectangle, rhombus and square. We have already studied their properties. Now, a problem for you. What will you call the quadrilateral, which is a parallelogram, a rectangle, and also a rhombus? Yes, it is a square.